हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तेंद्र और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर 1 क्लास 10th की, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने चैप्टर शुरू करते हैं। अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जा कर के स्टडी विद तेंद्र के रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1 देख सकते हैं। उसके बाद ही आप इस लेक्चर को देखिएगा, उससे क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी रहेगी। ओके, चलो भाई देखो अब मैं क्या करें। तो हमारा चैप्टर हमने जहाँ पे छोड़ा था वहाँ से शुरू करते हैं। हमारी बात आती है कि रिसोर्स है हमारे पास, यानी कोई भी हमारे पास चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं जो हम उपयोग में लाएंगे। ठीक है, यानी कुछ स्रोत हैं हमारे पास। जब वो स्रोत हैं तो हमारे पास कुछ लोग ऐसे हैं होते हैं जो उनका चाहते हैं कि हमारे पास आ जाए हर चीज़, है ना। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग आपकी सोसाइटी में ऐसे होंगे जो चाहेंगे कि हर चीज़ उनके कंट्रोल में हो, यानी हर चीज़ क्या है उनके पास हो। ठीक है, तो उसी तरह से रिसोर्सेस हैं जो कई लोग ऐसे हैं जो इनका क्या है इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं, यानी इनका गलत तरीके से उपयोग करते हैं और इन्हें जो है अपने पास रखते हैं। तो देखिए किस तरह से गलत तरीके से उपयोग करते हैं। मैंने देखिए यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट नोट्स तैयार कर दिए हैं। आप जब यहाँ से रिवाइज करोगे इन शॉर्ट नोट्स की मदद से तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। लास्ट टाइम के लिए यही शॉर्ट नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। मैंने पॉइंट टू पॉइंट हर चीज़ समझाई है इनमें, ठीक है, और आपकी एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट में यहाँ पे लिखाऊंगा, इसीलिए चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात, जब रिसोर्स है इनका इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ कैसे हो रहा है। कुछ लोगों ने क्या है अपने हाथों में रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट कर अपने होता है ना कि हम तू समझा नहीं। कोई चीज़ इच्छा है हमारी, तो हम क्या है उसे सेटिस्फाई करने के लिए दूसरों का नहीं सोचते, हम क्या है पहले अपनी चीज़ों को सेटिस्फाई करते हैं, यानी अपनी ग्रिड को सेटिस्फाई करते हैं। तो उसी तरह से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ज़्यादा ही अपने ग्रिड को सेटिस्फाई करने के लिए जो रिसोर्सेस हैं उनका इनडिस्क्रिमिनेट यानी गलत तरीके से यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब देखिए दूसरा किस तरह से इनका दुरुपयोग हो रहा है। लोगों ने अपने हाथों में सारा रिसोर्स रख लिया। जैसे देखिए आपके पास ये जो इंडिया है इसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या है पुअर हैं, बट कुछ लोग क्या हैं रिच हैं। तो जो हमारे रिसोर्सेस हैं उनका जो 80% है वो क्या है रिच के पास है, और जो 20% है वो हमारा पुअर के पास है। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल्स। ओके, अब देखिए रिसोर्सेज क्या है हमारे एनवायरनमेंट से हमें मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ रिसोर्सेज हमारे ऐसे होते हैं जो कि लोग जब उन्हें जलाते हैं, जैसे कोयला है ना, पेट्रोलियम है, जब इन्हें हम जलाते हैं इनका उपयोग करते हैं तो हमें क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, यानी कैसी कैसी गैसेस मिलती हैं जो क्या है हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करती हैं, यानी क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ाती हैं, जिस वजह से क्या है ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, हमारे अर्थ का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, और कुछ केसेस ऐसी होती हैं जैसे क्लोरोफिल है ना, वो क्या है हमारी जो ओजोन लेयर है, अर्थ की जो सबसे ऊपर की लेयर है O3 जिसे बोलते हैं ओजोन, उसको जाकर के डैमेज करते हैं, जिससे क्या है वो टूटने लगते हैं, यानी उसमें क्या है क्रैक आ जाते हैं, जिस वजह से क्या है यूवी रेस अंदर आ सकती हैं। तो इसीलिए रिसोर्सेज का एक तरह से ग्लोबल क्राइसिस भी आ जाती है रिसोर्सेज की वजह से, अगर उन्हें इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से यूज़ किया जाए। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि देखिए समस्या है, अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन जो है इसका वो ये है कि हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाएं। क्या बोला मैंने, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेन करते हुए डेवलप करें किस चीज़ को, यानी कि हम उसका जो है सदुपयोग करेंगे, यानी उसको जितना ज़रूरी है उतना ही उपयोग करेंगे, ताकि आगे चल के जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ये चीज़ मिल सके। जैसे मान लीजिए हमारी जनरेशन है, उसी ने सारे रिसोर्सेज को यूज़ कर डाला, तो फिर जो आगे वाली जनरेशन है उसको तो मिल नहीं पाएंगे, उसको तो बहुत दिक्कत आएगी, है ना, सस्टेन करने में, यानी जिंदा रहने में। ठीक है, तो इसीलिए हमें क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपनाना है, यानी इस तरह से डेवलपमेंट करेंगे हम, यानी इस तरीके से हम यूज़ करेंगे रिसोर्सेज को कि हमारी भी जो नीड्स हैं वो सेटिस्फाई हो जाएं, और जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है उसकी नीड्स क्या है सेटिस्फाई हो जाए। ठीक, तो देखिए डेफिनेशन जो प्रेसाइज आपको लिखनी है, ठीक है, जो आपके बोर्ड्स में, तो वो देखिए किस तरह लिखी है।
डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। यानी क्या है, एनवायरनमेंट को हमें डैमेज नहीं करना है। यानी ज़्यादा इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ करेंगे तो क्या है, एनवायरनमेंट डैमेज हो सकता है। हमें एनवायरनमेंट को ज़्यादा डैमेज नहीं करना है। और डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी हम जो अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उस डेवलपमेंट की वजह से जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। हाँ तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं रियो डी जेनेरो समिट 1992 की। ठीक है, देखिए ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कई बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने इस टॉपिक को बुलेट पॉइंट्स यानी इस तरीके से लिखा है कि आप जब भी रिवाइज करोगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, रियो डी जेनेरो अर्थ समिट जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। ठीक, ये हो सके तो जब आप हेडिंग डालो तो ये डेट आप हो सके तो याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब बात आती है, देखिए कोई भी अगर असेंबली होती है तो वो पहली बात आती है कहाँ हुई। ठीक है दोस्तों, तो पहला आंसर हमें कहाँ मिलेगा, ब्राज़ील में। अब बात आती है जब असेंबली हुई यानी कि जो हमारा ग्रुपिंग हुई तो उसमें कुछ मेंबर्स आए होंगे, तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या बनता है, मेंबर्स का। तो जो मेंबर्स आए वो कौन कौन थे, 100 हेड्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि 100 जो है हेड्स आए अलग अलग कंट्रीज के। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि जो हमारी असेंबली हुई वो मान लिया हमने कि इस जगह पे हुई, इसमें इतने लोग आए, इतने सारे लोग आए। अब बात आती है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, है ना दोस्तों। तो देखिए हमारी जो डेवलपमेंट हम कर रहे थे रिसोर्सेज का, उनका डिप्लेशन हो रहा था, उनकी वजह से क्या है हमारे एनवायरनमेंट में डैमेज आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो लोगों ने सोचा कि यार इतनी दिक्कत हो रही है, एनवायरनमेंट की ओजोन लेयर गड़बड़ हो रही है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, फॉरेस्ट जो है काटे जा रहे हैं। तो लोगों ने सोचा कि कोई ना एक असेंबली बनाए, यानी एक ग्रुप बना के मीटिंग की जाए कि हम जो है इन जो मुद्दे हैं इन पर किस तरह से विचार कर सकते हैं और किस तरह से इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, उसी के लिए बुलाई गई थी रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या रहा इसका, हमें जो है अर्जेंट प्रॉब्लम्स जो एनवायरनमेंट पे हो रही थी, अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी एनवायरनमेंट के लिए, ओजोन लेयर डिप्लेशन या कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, ठीक है, उनके प्रोटेक्शन के लिए। और दूसरा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब ये थोड़े भारी शब्द आ गए, इसका मतलब समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए जो हमारी ये कंट्री है, ठीक है, उसमें पहले के लोग क्या थे कि कुछ लोग ज़्यादा अमीर थे, कुछ लोग बिल्कुल ही गरीब थे, है ना। तो जो डिस्पैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो लोगों ने यहाँ पर बात की कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए, यानी कि उन लोगों को जो है स्तर थोड़ा सा मतलब मेंटेन किया जाए। ठीक है, यानी जो रिच हैं उनके थोड़े बराबर तो लाया जाए फोर्स को, यानी क्या है इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, और सोशल जो कल्चर है उसको। तो यहाँ पर दो बातें की गई, सोशियो इकोनॉमी। ठीक है, इसीलिए कौन कौन से हम पॉइंट याद रखते हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सोशियो इकोनॉमी, ये क्या थे, दो ऑब्जेक्टिव थे। अब बात आती है कि देखिए ऑब्जेक्टिव भी सेट हो गए। अब देखिए पेपर वर्क तो होता ही है हर जो भी असेंबली वगैरह बनती है ना बड़े लेवल पे, ठीक है। तो उसका जो पेपर वर्क हुआ, उस पेपर वर्क में क्या चीज़ साइन की गई, तो देखिए डिक्लेरेशन ऑन द ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज। मैं बोलूँ ना कि ग्लोबल क्राइसिस हो रही थी, जैसे ओजोन लेयर डिप्लेशन है और भी चीज़ें हैं। तो उसमें क्या है कि उन लोगों ने जो है क्लाइमेट के जो चेंजेस हो रहे थे उन पर एक पेपर वर्क जो था उस पर साइन वगैरह की कि हाँ इस तरीके से हम इनको सुधारेंगे और इसके लिए हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, अब आपको रिसोर्स की डेफिनेशन याद करनी है। रिसोर्स की डेफिनेशन क्या थी, एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड, ठीक है, टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो ध्यान से देखिए ना, एनीथिंग यानी कि रिसोर्स क्या है, हमारी कोई चीज़ हो सकती है। तो देखिए बायोलॉजिकल जो हमारी इकोसिस्टम है उसमें क्या है, कई सारे जानवर हैं, है ना। तो वो जो जानवर वगैरह हैं वो भी तो हमारे लिए एक रिसोर्स का काम करते हैं कुछ तरीक़ों से। ठीक है, तो उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए
ठीक है। उन्हीं को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, उन्होंने जो है कुछ लॉजेस वगैरह बनाए, ठीक है, और उनको जो है साइन किया, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने जो है साइन वगैरह किया, ठीक है, पेपर पर, और क्लाइमेट चेंज किया। अब देखिए, जो फॉरेस्ट वगैरह कट रहे थे उनके लिए भी थोड़े प्रिंसिपल्स वगैरह बनाए, ठीक है, उनको अडॉप्ट किया, ठीक है। अब बात आती है जो मेन था इसमें पूरे में, वो था एजेंडा 21, ठीक है दोस्तों। अब इसका नाम एजेंडा 21 क्यों पड़ा, तो देखिए ये जो एजेंडा 21 था इसका मतलब था कि हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, और वो भी कौन सी सेंचुरी तक, 21st सेंचुरी तक। कब तक, 21st सेंचुरी तक इन्हें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना था, ठीक है, अचीव करना था। तो इसीलिए इन्हें इसका नाम रख दिया एजेंडा 21। ये मेन है, इसको आप चाहो तो स्टार लगा लीजिए। हाँ जी दोस्तों, तो अब बात कर लेते हैं एजेंडा 21 आखिर था क्या, ठीक है। तो देखिए ये मुझे पता है कि जब मैं 10th में था, ये पता है मुझे कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब एनॉयिंग लगता था, ठीक है। लेकिन मैं आपको इस तरह बताऊँ, लोगों को ये जो कॉन्सेप्ट है कता भी मतलब थोड़ा सा भी एनॉयिंग नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों। देखिए मैंने बुलेट पॉइंट्स में लिख दिया है, और इस तरह से लिखा है कि आप जब रिवीजन करोगे तो आपके ये बुलेट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा बेमिसाल साबित होंगे, ठीक है। देखिए किस तरह से, देखिए एजेंडा 21 कब हुआ, 1921 में अडॉप्ट किया गया, ठीक है। अब देखिए ये जो हुआ वो कहाँ पर हुआ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट, रियो डी जेनेरियो, यानी किस संस्था में हुआ, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी UNCED, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिए, UNCED, ठीक है। रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है, बताया था मैंने पिछले पार्ट, ब्राज़ील में, ठीक। अब देखिए ध्यान से इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है। तो देखिए 3 ऑब्जेक्टिव हैं मेजर, ध्यान रखिए आपको। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना था, दूसरा एनवायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट करना, यानी कि जो एनवायरमेंट पर डैमेज हो रहा था उसके खिलाफ कुछ करके दिखाना, ठीक है। अब देखिए पॉवर्टी, मैंने बताया था कि अगर रिच यहाँ पर है तो पुअर यहाँ पर थे, यानी क्या है जो गैप है वो बहुत ज़्यादा था, तो उसके लिए क्या है पॉवर्टी को कम करना था, ठीक है। और डिजीज़, देखिए पहले के टाइम जब 1980 ज़्यादा हम बात कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे जो है बहुत सारी बीमारियां थी, ठीक है। तो उन बीमारियों के लिए क्या है, लोगों ने सोचा कि क्यों ना ग्लोबल लेवल पर, यानी कि पूरे अर्थ पर बीमारियां तो कई जगह, तो कंट्रीज़ ने मिल करके, ये कंट्री में भी परेशान, ये भी परेशान, ये भी परेशान, तो सब ने मिल करके जो है एक ग्रुप बनाया, ठीक। यहाँ पे रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, तो यहाँ पर इन लोगों ने बात की कि किस तरह से हम जो डिजीज़ हैं उनको कॉम्बैट कर सकते हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। यानी जो मेडिसिन वगैरह हैं वो मान लीजिए इस कंट्री में बन रही है, तो ये कंट्री यहाँ भी और यहाँ भी क्या है प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है ग्लोबल कॉपरेशन दिख रहा है, यानी हर एक कंट्री का एक स्तर पर, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज हैं, लेकिन ग्लोबल लेवल पर आकर ये सभी क्या है साथ में मिल करके, ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कर रही है, तो इस तरह से डिजीज़ को कॉम्बैट किया, ठीक। अब बात आती है, मैंने जैसे बताया था ग्लोबल कॉपरेशन एंड कॉमन इंटरेस्ट, ठीक। ग्लोबल यानी बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है, यानी अर्थ जैसे ना उसके ग्लोबल लेवल, ठीक है। अब देखिए इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव था ये सबसे ज़्यादा मेन है, ठीक है, ये मेन है, इसको क्या है स्टार लगा दीजिए, ठीक है। एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी जो कोई भी मान लीजिए ये यूपी है, ठीक, मैं यूपी में रहता हूँ, तो देखिए मेरी जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी मैं जो है एटा में रह रहा हूँ मान लीजिए, तो मेरी जो ये गवर्नमेंट है एटा की, इससे जो है एक तरह से लोगों ने अपेक्षा की, ठीक है, कि ये जो है जैसे ये बहुत सारे लोग हैं तो इनमें क्या है जागरूकता पैदा करें, ठीक है, और जो है इसके जो नेबरिंग
डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो सभी क्या है एक ग्लोबल लेवल पर मतलब ग्लोबल नहीं मतलब अर्थ के स्तर पर नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जैसे यूपी के स्तर पर आकर के सभी मिल करके, ठीक है, जो भी एनवायरमेंटल डैमेजेस वगैरह हुए हैं इन मतलब डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, और जो भी पॉवर्टी है इन डिस्ट्रिक्ट्स की या फिर यहाँ इन डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ जो है डिजीज हो सकते हैं लोगों को, तो मान लीजिए यहाँ पर मेडिसिन बनती है, ठीक है। अब मान लीजिए मेडिसिन चाहिए इस डिस्ट्रिक्ट को, तो क्या है जब ये लोग ग्लोबल लेवल पर आ गए तो ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो मेडिसिन ये यहाँ तक पहुँचा देगा। अब मान लीजिए यहाँ इसके पास जो है पैसा ज़्यादा है, ठीक है, रुपये ज़्यादा है, तो वो क्या है कुछ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस वगैरह होते हैं, तो उसके मदद से क्या है इधर भी हेल्प कर सकती है, इधर भी हेल्प कर सकती है, इधर भी, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या है इकोनॉमिक हेल्प दे देगी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट। तो इससे क्या है एक लेवल पर आकर के, ठीक है, कई ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स का एक लेवल पर आकर के जब कॉपरेशन हुआ तो उन्होंने क्या है एक दूसरे की मदद की, तो वही क्या था हमारा एजेंडा 21। और जो है ये जो यहाँ पर एजेंडा 21 हुआ rio में, यहाँ पर इन लोगों ने सोचा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट यानी लोकल लेवल गवर्नमेंट, ठीक है, को जो है अपना खुद का एजेंडा 21 बनाना चाहिए, ठीक है, जिससे क्या है वो एक दूसरे की मदद कर सके, ठीक है दोस्तों, और इन प्रॉब्लम्स का क्या है सॉल्यूशन निकाल सके, ठीक है। हाँ तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम कि रिसोर्स प्लानिंग क्या चीज़ है, ठीक है दोस्तों। देखिए हमारी जो कंट्री है, ठीक है, उसमें पहली बात हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, ठीक है, हमारी कंट्री में क्या है डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हर जगह पर अलग जो है वेदर है, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अलग अलग क्या है हमारे, जैसे यहाँ एक जगह पे अगर गर्मी रहती है दूसरी जगह पे क्या है ठंड रहती है, जैसे जम्मू कश्मीर वाला इलाका है वहाँ पर क्या है ज़्यादातर सर्दी रहती है, ठीक है, और जो हमारा साउथ है उसके पीछे, ठीक है, उधर क्या है ज़्यादातर हमें गर्मी देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो देखिए हर जगह पे क्या है डाइवर्सिटी है हर चीज़, ठीक है, तो इसीलिए क्या है रिसोर्सेज भी हमें डाइवर्सिटी में मिलते हैं, यानी कि हर जगह पर हर एक रिसोर्स नहीं मिल पाता, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ की कंडीशन अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग क्या है वेरी कर रहे हैं रिसोर्सेज, ठीक है। तो देखिए जो मैंने नोट्स बनाए उन पर थोड़ा ध्यान देते हैं, फिर हमें जो फ्लो है वो अच्छा होना रहेगा हमारा। तो देखिए रिसोर्स प्लानिंग, आप देखिए अगर हमें ज्योग्राफी पढ़नी है तो हमें 3 क्वेश्चंस हमेशा हमारे दिमाग में आने चाहिए। जब भी हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं 3 क्वेश्चन हमेशा काम आते हैं। पहला देखिए वो चीज़ क्यों है, ठीक है, और आखिर उस चीज़ का मतलब क्या है, यानी वो चीज़ है क्या, ठीक है दोस्तों, और आखिर वो चीज़ कैसे है, ठीक है। तो देखिए जो भी हमारी ज्योग्राफी है वो इन 3 से 4 क्वेश्चंस के अगल बगल ही होती है। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा रिसोर्स प्लानिंग क्या है, तो आप क्या है इसकी डेफिनेशन दोगे, ठीक है, कि जब हम रिसोर्सेज को प्लान करते हैं हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो वो क्या है हमारी रिसोर्स प्लानिंग है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है वाई का आंसर हो गया, ठीक है, मतलब व्हाट का आंसर हो गया। अब आता है कि वाई रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है। तो मैंने बताया आपको कि हमारी कंट्री में क्या है डाइवर्सिटी है बहुत सारी, अब हर जगह पर हर एक रिसोर्स तो मिलता नहीं है, ठीक है। देखिए आप खुद अपने आपसे ले लीजिए कि हर व्यक्ति एक जैसा तो नहीं होता है, ठीक है, हर व्यक्ति अलग अलग पर्सनैलिटी का होता है। तो उसी तरह से हर स्टेट में अलग अलग फिजिकल डाइवर्सिटीज है, ठीक है। तो फिजिकल डाइवर्सिटीज के कारण अलग अलग रिसोर्सेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज को मान लीजिए कि एक में जो है पानी पाया जा रहा है, ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्टेट में पानी बहुत सारा है, लेकिन वहाँ पर क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, वहाँ पर रोड्स नहीं है सही से, है ना, वहाँ पर क्या है मिनरल्स नहीं है, तो वहाँ के लोग पानी पर तो जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है, और भी लोगों की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या है कि हमारी जो कंट्री लेवल पे है वो रिसोर्स प्लानिंग करती है कंट्री, और जो कंट्रीज़ के पास जो रिसोर्स नहीं है उस रिसोर्स को दूसरे स्टेट से ला करके जो है प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। ये सब कौन करता है गवर्नमेंट करती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इस तरह से करते हैं। देखिए जब भी हमें रिसोर्सेज को प्लान करना होता है, यानी रिसोर्सेज का हम क्या है प्लान करने के लिए, देखिए सबसे पहले हम क्या है रिसोर्सेज को एनवायरनमेंट से जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है।
टेक्नोलॉजी के मदद से क्या है उसको प्रोसेस करेंगे। और कहाँ प्रोसेस करेंगे? इंस्टीट्यूट्स में प्रोसेस करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये क्या है, ये तो हो गया बात कि किस तरह से रिसोर्स की प्लानिंग हमारी हो रही है, ठीक है। अब देखिए, ये तो सिर्फ एक इंटरडिपेंडेंट चीज़ है, ठीक है, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इन तीन चीज़ों पर क्या है, डिपेंड करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, ठीक है। फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हर जगह पे क्या है, बराबर यूज रिसोर्सेज का, ठीक है, उसके लिए जरूरी है। मान लीजिए एक स्टेट के पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, है ना, तो वो क्या है, अपने सारे रिसोर्स को यूज़ करेंगे। और मान लीजिए एक जो स्टेट है उसके पास बहुत कम रिसोर्सेज हैं, तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्या करती है, जो ज़्यादा रिसोर्सेज वाली जो स्टेट है उसमें से थोड़ी रिसोर्सेज लेकर के कम जो रिसोर्सेज वाली स्टेट है उसको दे देगी, ठीक है। उससे क्या है, उन लोगों का भी जो दिक्कत वगैरह है रिसोर्सेज की कमी की वो पूरी हो जाएगी, ठीक। तो फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्स जो है वो सही से यूज हो, उसके लिए क्या है, रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब बात आती है, देखिए मैंने आपको ये चीज़ पहले भी समझाई थी कि इंडिया में क्या है, डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी की वजह से क्या है, हर मिनरल हर जगह पे नहीं पाया जा सकता, ठीक है। तो उस वजह से क्या है, हमें जो है रिसोर्सेज को प्लान करना पड़ता है कि हमें ये रिसोर्स यहाँ से उठा करके यहाँ देना है, ठीक है। अब बात है, देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, इनको आप चाहे तो स्टार्ट आउट कर लीजिए, क्योंकि ये आप अगर अपने जो अंशशीट है उसमें इस तरह से लिखाते हो तो बाय गॉड आपका जो एग्जामिनर है वो आपसे बहुत खुश हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इनमें क्या है, ज़्यादातर मिनरल्स और कोयला डिपॉजिट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे क्या है, पानी तो मिलता है लेकिन वहाँ पर क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, यानी वहाँ पर रोड कम है, ठीक है। वहाँ पर क्या है, घर वगैरह कम है, ठीक है। वहाँ पर मतलब स्ट्रक्चर नहीं है सही तरीके का लोगों के रहने लायक, ठीक है। अब देखिए, जो राजस्थान है, राजस्थान क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो उससे क्या है, और हवा भी बहुत तेज चलती है, तो क्या है, वहाँ पर सोलर एनर्जी के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वाइंड एनर्जी का भी। लेकिन वहाँ पर हमें पता है कि पानी बहुत कम है, तो लोगों के लिए भाई पानी भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, एनर्जी तो है ही है, पानी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को जब पानी नहीं मिला तो फ़ायदा क्या है वहाँ पे रहने का लोगों का, है ना। तो इसीलिए क्या है, रिसोर्सेज को हमें प्लान करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे एग्जांपल दिया है लद्दाख। लद्दाख में क्या है, कल्चरल हेरिटेज है, यानी वहाँ पर कल्चर है बहुत अच्छा, ठीक है। लेकिन वहाँ पर क्या है, पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मिनरल्स नहीं है कई सारे, है ना। तो वहाँ पे क्या है, दिक्कत है वहाँ पर, ठीक है। हाँ तो दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम बात करने वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ठीक है। रिसोर्स को किस तरह से प्लान करना है हमें हमारे भारत में, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं मेरे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में मुझे लिख के बता दीजिएगा कि आपको और किस किस चीज़ पर वीडियोज़ चाहिए, ठीक है। मैं आपके लिए वीडियोज़ बना दूँगा, ठीक है। और अगर आपको कोई टिप वगैरह चाहिए मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाय बाय।